ताकि लोगों को पता लग सके, लोग यूज्ड टू हो जाए इस बात से। तो पहले कब कब किया, कहाँ किया बताओ? नहीं वो तो पहले, वो तो प्रोविजंस बताए थे, अब प्रोसीजर पर भी तो चल रहा है ना। कहाँ दिया दिखो अब। वही तो पूछ रहा हूँ, कौन से नंबर पे है बोलो ना। तो दे दिया आपने। अब आपके पास अगर एमओए की कोई कॉपीज होंगी तो आप उसमें चेंजेस करोगे कि नहीं? एमओए में तो चेंज हो गया, एमओए की कॉपीज भी तो होंगी आपके पास, उन कॉपीज में भी तो चेंजेस करोगे कि नहीं? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एमओए तो बदल गया आपका, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड जिसमें अपने चेंजेस करने हैं। तो अगर आपके पास फिजिकल एमओए पड़े हैं तो वो सारी कॉपीज में आप अपना फर्स्ट पेज चेंज कर दो, नेम वाला नया लगा दो, नए नेम वाले डाल दो पेज। कई लोग बड़े क्या नाम है, स्पेसिफिक होते हैं कि हमें फिजिकल कॉपी चाहिए एमओए की। कंपनी के पास आते हैं जब, तो वो कहते हैं सर हमें एमओए की ना फिजिकल कॉपी दे दो। जैसे आप बैंक्स में जाओगे तो बैंक फिजिकल कॉपी मांगता है एमओए की, सॉफ्ट कॉपी नहीं। आप बोलो मैं आपको वो कर देता हूँ, अगर आप उनको वो भी कर दोगे, इलेक्ट्रॉनिकली भी सेंड कर दोगे, मेल कर दोगे, तो भी वो उसकी प्रिंट आउट निकाल के उसको फिजिकल कॉपी उसको रखते हैं। तो वो फिजिकल कॉपीज में चेंज करने की बात होगी। दिया ही है तो देना भी पड़ेगा, क्योंकि आपका जब नेम चेंज हो रहा है तो आपका एमओए तो ऑल अफेक्ट होएगा ही होएगा एनी हाउ। चलो जी, अब एक बार जरा सेबी एलओडीआर की भी गाइडलाइंस पढ़ लो। एलओडीआर रेगुलेशंस, ये किस पे एप्लीकेबल है? एलओडीआर लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनीज को वो रिक्वायरमेंट्स तो कंप्लाई करनी ही करनी है, ये रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लाई करनी। आज कितने बजे से बोली हुई है बारिश? 10 साढ़े 10 बजे से ना? आज ना मेरी एक मीटिंग है, साढ़े 11 बजे होगी बारिश। 11:30 बजे होगी बारिश। 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, दिन के टाइम पे नहीं होगी। 9:30 बजे तक बारिश है। और फिर 11:30 फिर शुरू हो जाएगी, और सुबह अगले दिन 8:30 बजे तक चलेगी। बहुत भयंकर बारिश आज थंडर स्टॉर्म भी है, इसीलिए वो नोटिफिकेशन आया था आपका कि वो स्कूल्स वगैरह बंद है। आपकी छुट्टी नहीं है, कभी भी याद रखना। बाढ़ आ जा तैर के आना, तुम बवंडर आ जाए, हाँ धरती फट जाए,
उसमें से भी निकल निकल के आना, लेकिन छुट्टी। एक ऑप्शन नहीं कर ऑनलाइन कर, हाँ एक ऑप्शन है ऑनलाइन कर। ऑनलाइन कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैं ये सोच ही रहा था आज मॉर्निंग में कि अगर बारिश हुई ना तो मैं बच्चों को लिख दूंगा कि आज ऑनलाइन ही कर लेते हैं सारे। बट फिर अच्छा था, सुबह तो इट वाज आसानी, एकदम क्लियर था, तो मैंने कहा चलो क्या चलते हैं, फिर इसी बहाने मेल मिलाप हो जाएगा थोड़ा। अच्छा, एलओडीआर रेगुलेशंस मैंने बोला ये लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है। पहली रिक्वायरमेंट है, वो कहता है एटलीस्ट 1 year elapse फ्रॉम लास्ट नेम चेंज। मतलब पहले ना शिफ्ट करें तो 1 साल हो जाएगा, उसके बाद ऐसा क्यों? अगर बार-बार सर आप एक लिस्टेड कंपनी हो, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप बड़ी फ्रीक्वेंटली अपना नाम चेंज कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है ना। कभी आप XYZ लिमिटेड हो जाते हो, कभी PQR लिमिटेड हो जाते हो, कभी ABC लिमिटेड हो जाते हो, क्या नॉनसेंस है ये। तो पहली कंडीशन ही यही है कि भैया अगर आपका नाम चेंज हो चुका है ऑलरेडी तो 1 साल तक हम आपको दोबारा नाम चेंज नहीं करने देंगे। हाँ, रेक्टिफिकेशन वो एक अलग चीज है, मैं चेंज की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये बात कंपनी भी जानती है कि बहुत फ्रीक्वेंटली नेम चेंज करना भी अच्छा नहीं। एक्चुअली क्या है, ब्रांड नेम एक बड़ी मुश्किल से बनता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आपका नाम खराब हो गया, अब आप उसको चेंज करना चाहते हो, वो एक अलग इशू है, एक अलग वो है। बट अगर आपने एक ब्रांड नेम बनाया, जैसे फॉर एन एग्जांपल आज मैं रिलायंस को बोलूं कि तू जियो से अपना नाम चेंज करके कुछ और कर ले, वो कहेगा पागल है, अरबों खरबों रुपए लगाया मैंने जियो लेने के लिए, हर जगह मैंने एडवर्टीजमेंट जियो की चलाई, जियो 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 करके तो इतना पैसा हो गया, अब तुम कहते हो नेम चेंज कर ले। सी, कोई भी सेंसिबल कंपनी अपना नाम चेंज नहीं करना चाहेगी। कौन करना चाहेगा? जो नाम खराब कर चुका है वही चाहेगा इस नाम से छुटकारा मिले, कोई नया नाम, है ना। एक्चुअली क्या है, जो कस्टमर्स होते हैं ना वो बड़े बुद्धू होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक अभी कोविड टाइम में ही एक कंपनी आई थी जो मास्क बनाती थी, फेस मास्क, सैनिटाइजर्स, फेस मास्क। नो कोव करके ना, नो कोव NOCOV करके उसका फेस मास्क और सैनिटाइजर्स बनते थे, खूब चला, लेकिन सैनिटाइजर्स नहीं बिके उसके, फेस मास्क उसके खूब चले। यहाँ की नहीं, इंडिया की कंपनी नहीं है, फॉरेन की कंपनी। सैनिटाइजर में फ्लॉप हो गई। उसने क्या किया, एक और कंपनी बनाई किसी दूसरे नाम से, सैनिटाइजर वाला डिवीजन उसको बेच दिया उस नई कंपनी को, वो भी उसी के अंडर थी कंपनी, और किसी और नाम से सैनिटाइजर भेजना शुरू किया, सैनिटाइजर की भी बूम हो गई। तो वो अपने नाम से भी बना रही थी सैनिटाइजर, नो कोव से भी बना रही थी और दूसरे नाम से भी बना रही थी। तो लोग कहते थे नो कोव वाला मत देना भैया, वो दूसरे वाला दे दे, वो भी वही बना दी थी और सेम सैनिटाइजर था दोनों बॉटल्स के अंदर, बस एक बॉटल की शेप डिजाइन नाम अलग, दूसरी बॉटल का शेप डिजाइन नाम अलग, एक बिक रहा है खूब, दूसरा बिक ही नहीं रहा। कस्टमर को बुद्धू बनाने का एक तरीका है। जैसे वो आपने देखा होगा ना, कोका कोला के पास कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप कोका कोला, फिर शायद मेरे ख्याल लिम्का भी उसी का प्रोडक्ट है कोका कोला का, है ना, और फिर ये आपका ऐसे कई सारे उसने लिए हुए। अब आपको ये लग रहा है कि मैं कोका कोला नहीं पी रहा, मैं तो लिम्का पी रहा हूं, लेकिन आप वही सेम वही पी रहे हो, उसका भाई बंधु ही पी रहे हो। जैसे नेस्ले ने या नेस्कैफे ने कितने प्रोडक्ट्स आइटम्स, एक चॉकलेट है ना, चॉकलेट सी अलग अलग तरीके की बना, आपको लगता है कि मैं वो नहीं खाते वो खा रहा हूं, सेम है, वो भी उसी की है वो भी उसी की, तो वो खा ले कि वो खा ले।
मिलना वही कुछ ही है, लेकिन ये करना पड़ता है कंपनीज को टू टैप कस्टमर। कोई उसमें फंस जाता है, कोई उसमें फंस जाता है, कंपनी की तो सेल बढ़ रही है, ऐसा चलता है। हाँ बोलो। ये कंपनीज एक्ट की रेगुलेशंस नहीं है, ये एलओडीआर बोल रहा है। क्या नहीं, कंपनीज एक्ट में कोई साल 2 साल की बात नहीं, वो तो कह रहा है जितना मर्जी चेंज करो, जितना मर्जी चेंज करो। और ये लिस्टेड कंपनीज के ऊपर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लिस्टेड कंपनी में पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, तो हम चाहते हैं कि भाई आप बहुत फ्रीक्वेंटली नेम चेंज मत करो, है ना, एटलीस्ट 1 साल तो रुको अपने नाम चेंज करने के। फिर हमने बोला कि सर एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू in preceding 1 year should have been accounted for by new activity suggested by the new name। एक कंपनी थी फाइनेंसिंग कंपनी, नहीं एक कंपनी थी लीजिंग कंपनी, उसका काम था इक्विपमेंट लीजिंग का। आपको महंगे महंगे इक्विपमेंट वो खरीद के आपको लीज पे दे देती थी। दिस वाज द बेसिक वर्क ऑफ अ कंपनी। दैट कंपनी आल्सो स्टार्टेड गिविंग सम फाइनेंसेस। वो उसके एंसिलरी में होगा कवर, तो उसने वो भी करना शुरू कर दिया। 1 साल तक कंपनी ने फाइनेंसिंग से मोर देन 50% रेवेन्यू कमा लिया। कंपनी को लगा अब मुझे अपना नाम चेंज करके अपना नाम से लीजिंग हटा के फाइनेंसिंग डाल देना चाहिए, क्योंकि मेरा अब तो काम क्या हो गया ज्यादा। तो वो ये बोल रहा है, ये लिस्टेड कंपनी से केस में बोल रहा है, जहां जब ऑब्जेक्ट की वजह से नेम चेंज कर रहे हो, तब वो कह रहा है लिस्टेड कंपनी अपने ऑब्जेक्ट की वजह से नाम सिर्फ तभी चेंज कर सकती हैं जब उस नए ऑब्जेक्ट से पिछले 1 साल में एटलीस्ट 50% रेवेन्यू उधर से ही आया हो तब। और कहता है सर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड in new activity या new project is at least 50% of assets of company। और याद रखना, ये सारी चीजें देखने के लिए कंपनी को एक ऑडिटर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि सर 50% रेवेन्यू है, हम कैसे मान जाए? आप तो बोलोगे है, आपको तो नेम चेंज करना है, नहीं भी होगा तो भी बोलोगे है नहीं। हमने बोला कि सर टू कंफर्म दिस, to confirm the compliances, company must submit
आरओसी बोल रहा हूँ, ऑडिटर्स सर्टिफिकेट। और जो भी आपका न्यू नेम है along with old name should be published on the website of stock exchange. For continuous period of 1 year. कितने टाइम तक रहेगा? और दूसरी बात वो बोल रहा है कि सर अगर आपकी जो लिस्टेड कंपनी है उसने अपनी एक्टिविटी चेंज कर दी लेकिन एक्टिविटी नेम में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो उसको 6 महीने के अंदर जिस दिन उसने एक्टिविटी चेंज करी उसके 6 महीने के अंदर उसको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। नहीं, अब तो मैंडेटरी हो गया, वो तो पुरानी कंपनीज बन गई पुरानी नेम रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। अब जो न्यू नेम रेगुलेशंस आई हैं वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है। अब तो ऑब्जेक्ट डालने बहुत जरूरी है। पहले तो क्या होता था, आपको भारत, इंडिया ये सारे वर्ड्स भी मिल जाते थे। अब तो तेल निकल जाता है, इंडिया लेना हो तो, इंडियन लेना हो तो, ऑल इंडिया लेना हो तो, भारत लेना हो तो, नेशनल लेना हो तो, इंटरनेशनल लेना हो। अगर आपको नाम में इंटरनेशनल चाहिए, तेल निकल जाएगा। मिल जाते हैं, मुश्किल नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, बट बड़े डिफिकल्ट। हाँ, वो ना एक ऐसा कई बार ना मिसलीड होता है उससे कि तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इसको डिफिकल्ट कर दिया। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इंडिया वर्ड यूज करने के पीछे क्या क्या रीजन है आपका, क्यों चाहते हो आप ये वर्ड। सर उसमें लिखना में ये बात तुम मेंशन की ऑब्जेक्ट डालना जरूरी है। कोई तो मेंशन नहीं करना स्कूलों में इंटरनेशनल लिखा है। जब आप नेम अप्रूवल के लिए जाओगे, RUN फाइल करोगे, आप वो नेम आदत बन जाएगी। अरे वो आगे का अपन उसमें छूट गया, तो उससे क्या हो गया? ROC डिसअप्रूव कर देगा। नेम इज नॉट स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्ट्स। तो कुछ नहीं होता, लाइट चली जाती, कोई दिक्कत आ जाती। वो तो हर किसी के लिए है, ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए। हम गिरी पड़ते तो नहीं, अब जेनरिक रख लो ना। जैसे आप नेल पेंट बनाते हो तो आप XYZ नेल पेंट की जगह आप XYZ कॉस्मेटिक्स लिमिटेड कर लो, है ना। हाँ, आपको एक इंडस्ट्री तो बतानी पड़ेगी कि मैं इस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ। जैसे आप जेनरिक भी रख सकते हो। मेरी कंपनी है, उसका नाम है XYZ सेल्स लिमिटेड। अब सेल्स इज अ वेरी जेनरिक नेम। रिलायंस इंडस्ट्रीज, हाँ, लेकिन उसने जो अपना नेम कॉमन जो उसका नाम है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इंडस्ट्रीज इटसेल्फ सजेस्ट की कई सारी इंडस्ट्री के अंदर ये इन्वॉल्व है, तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो आजकल तो नेम अप्रूव नहीं होते, बड़ी बहुत डिफिकल्टी होगी नेम अप्रूव करने के। मैं आपको बताऊं, मेजरली जो वो ऑब्जेक्शन लगा के देते हैं ना, वो लिख देते हैं नेम कैन नॉट बी अलॉटेड बिकॉज नेम इज टू जनरल।
अब आप समझते हो व्हाट इज टू जनरल। हाँ, कुछ यूनिकनेस नहीं है इसके अंदर। जैसे आप जाओ और बोलो कि सर मैं ना ब्रेड्स बनाती हूँ तो मेरे को ब्रेड्स लिमिटेड दे दो, तो वो कहेगा कि ब्रेड तो बड़े जनरल हो गया ना, आपको कुछ यूनिकनेस भी चाहिए नाम के अंदर। कौन सी ब्रेड है, आपका नाम भी बोलो कुछ साथ में। तो वो ये तो सबसे उनकी, मेरे को लगता है उन्होंने ना टेम्पलेट्स में सेव किया हुआ है दैट दिस नेम इज टू जनरल। जबकि हम लोग ऐसे ऐसे भयंकर भयंकर नाम देते थे, वो भी उसमें भी लिख देते नेम इज टू जनरल, नहीं मिल सकता। तो वो 6 नाम मांगते हैं, 6 1 2 3 4 प्रायोरिटी वाइज कि ये फर्स्ट वाला ना मिला तो सेकंड वाला ना मिला तो थर्ड वाला ना मिला तो फोर्थ। लेकिन हाँ, बहुत सारी कंपनीज हैं अब नहीं मिलती, लेकिन एब्रिविएशंस अब नहीं मिलती। जैसे ICICI, व्हाट इज द फुल फॉर्म? कोई फुल फॉर्म नहीं। पहले था जब वो ICICI फाइनेंस लिमिटेड था, लेकिन ICICI फाइनेंस लिमिटेड वाज मर्ज्ड इनटू ICICI बैंक लिमिटेड। पता है ना आपको ये बात? तो इसलिए कई सारी कंपनीज है ऐसी जिसका वो शॉर्ट फॉर्म है। अब तो शॉर्ट फॉर्म आपको मिलता ही नहीं, एब्रिविएशंस इज नॉट अलाउड नाउ। वो पहले अप्रूव हो गया तो हो गया। तो इफ एनी listed company has changed activity but not shown in, but not reflected in name, it must within 6 months from change of activity comply the provision of something. Companies are. अच्छा, what will be the effect of change of name? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम। अच्छा, एक बात बताना, कंपनी के नाम पे अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी पुराने नाम, या कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा पुराने नाम पे, या कंपनी ने कोई एसेट परचेज करी होगी पुराने नाम पे, या कोई और राइट या लायबिलिटी जो कंपनी के, जैसे कंपनी ने लोन लिया होगा पुराने नाम पे, तो क्या नाम चेंज करने से वो सब खत्म हो जाएगा? इफेक्ट क्या होगा उसका चेंज ऑफ नेम का? क्या कंपनी उन सबसे बच जाएगी? नहीं नहीं, आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही थी कोर्ट की, हो सकता है कि नहीं? नहीं नहीं, आप फिर समझी नहीं मेरी बात। वो पता क्या कह रही है? कह रही है अगर कंपनी ने कोई लोन ले रखा है तो आपको पहले पे बैक। ये कब लिखवाया मैंने आपको?
ये मैंने आपको कब लिखवाया कि डिपॉजिट्स पे है, ये मैंने आपको कब लिखवाया कि डिबेंचर्स पे है। मैंने कहा अगर आपने डिपॉजिट को रीपे करने में डिफॉल्ट किया हुआ है, दोनों में फर्क है ना। आपने डिपॉजिट्स लिए हुए और डिपॉजिट्स को रीपे करने में डिफॉल्ट किया हुआ, ये दोनों तो बड़ी अलग अलग बातें हैं। अब आप ये सोचो कि अगर सर किसी कंपनी ने डिपॉजिट्स लिए हुए, अगर किसी कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हुए, तो पहले उन डिबेंचर्स को रीपे कर, फिर ही हम तेरे को नाम चेंज कर। हमने ये बोला, हमने तो ये बोला कि सर अगर आपने डिपॉजिट्स को रीपे करने में डिफॉल्ट किया, या अगर आपने डिबेंचर्स को रीपे करने में डिफॉल्ट किया, या उनके इंटरेस्ट को रीपे करने में डिफॉल्ट किया, तो जब तक डिफॉल्ट है तब तक हम नाम नहीं चेंज करने देंगे। लेकिन अगर आपने डिबेंचर इशू करे, मेरे ऊपर कोई डिफॉल्ट नहीं किया, फिर तो कर सकते हो ना नेम चेंज। तो अगर कंपनी पे कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है, अगर कंपनी ने कोई लोन लिया हुआ है, अगर कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अगर कंपनी ने कोई एसेट्स परचेज करी हुई हैं, अगर कंपनी की कोई अदर राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, उनका क्या होगा, क्या होगा? They will remain सेम। मतलब ऐसा मत समझ लेना कि आप बोलो कि नहीं जी प्रोसीडिंग्स तो अब नए नाम पे करो जी, दोबारा से करो, लोन एग्रीमेंट नया बनाओ जी, कॉन्ट्रैक्ट नया बनाओ जी। नहीं 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 नहीं, क्या नाम चेंज करने से कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? The constitution of the company will remain same, no? तो कॉन्स्टिट्यूशन तो वही रहने वाला है ना कंपनी का। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर तो वही रहने वाला है। अच्छा, जो नई प्रोसीडिंग्स होंगी वो नए नाम पे होंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछो, कंपनी ने एक गड़बड़ करी थी पुराने नाम पे, फिर बाद में नाम चेंज कर लिया, अब एक बंदा केस डाल रहा है उसके ऊपर, तो कंपनी कह रही है कि अब आप वो बताओ, वो नए नाम पे डाले पुराने? नाम चेंज करने के बाद अगर कोई प्रोसीडिंग है तो वो नए नाम पे ही डलेगी, चाहे वो पुराने नाम वाले टाइम से क्यों ना रिलेट करती हो, इफेक्ट तो वही रहने वाला। लिख सकते हो प्रोसीडिंग तो लिख सकते हो, तो वैसे भी हमने कहा 2 साल तक लिखना ही है। ये XYZ लिमिटेड फॉर्मरली नोन एज ABC लिमिटेड। मेरी जुबान पत्थर के लगते हैं। हाँ जी, अक्षिता क्या बोलते हैं? अच्छा, इसमें एक प्रोसीजर और ऐड कर लेना कि अगर नेम चेंज इज ड्यू टू कन्वर्जन तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। जो प्रोसीजर लिखवाया था उसमें एक लाइन लिख लो, सारे लिख लो, राइट इट डाउन प्लीज। प्रोसीजर में स्टार बना के लिख लेना, स्टार बना के, दैट इफ कहीं भी लिख लो यार, जहां तुम्हें ठीक लगे। इफ चेंज ऑफ नेम इज ड्यू टू कन्वर्जन, if change of name is due to conversion, in such case approval of central government is required. In such case approval of central, क्या हो गया फिर से पूछ लो, है किसके बाद है?
ड्यू टू कन्वर्जन। In such case, approval of central government is required. आगे बढ़े। अब हम बात कर रहे हैं ऑल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसको हम सिचुएशन क्लॉज भी बोलते हैं ना। इसमें ना 4 पॉइंट्स हैं फर्दर। हाँ change of registered office within local limits of same town। दूसरा है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी सिटी, टाउन, विलेज, तीसरा है बेटा चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन सेम स्टेट but from jurisdiction of one ROC to another। और एक लास्ट है बेटा चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम one state to another। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं जब आप विद इन द सेम सिटी टाउन। अच्छा एक बात याद रखना, एमओए में क्या लिखा होता है? स्टेट। इसका मतलब इन तीनों में एमओए विल नॉट चेंज, नो। क्यों नहीं चेंज होगा? सर स्टेट तो सेम ही है। एमओए किस में चेंज होगा सर? पहली बात, हम तो पढ़ रहे हैं ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, पर चलो इन तीनों के बारे में भी पढ़ लेंगे कि कैसे होता है ऑल्टरेशन, इनका कैसे होता है। लेकिन ये एमओए का ऑल्टरेशन नहीं है, ये सिचुएशन क्लॉज का ऑल्टरेशन नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का ऑल्टरेशन नहीं है। ये तीन
रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का ऑल्ट्रेशन तो ये वाला है। नोट कर लिया? बड़े आगे बढ़े। चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस within local limits of same town। याद रखना यहाँ पे ना बहुत दूर नहीं जा रहे, सेम टाउन के लोकल लिमिट्स में ही हो। मैंने हो सकता है कि आप यहाँ से शिफ्ट करके साथ वाली बिल्डिंग में चले गए, है ना, हो सकता है अगली गली में चले गए, ज्यादा दूर नहीं जा रहे आप। यू आर स्टेइंग विद इन द सेम लोकेलिटी, वही आपकी लोकेलिटी वही है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हो। तो हमने बोला क्योंकि सर इसमें ऐसा सच कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पर मेंबर्स का अप्रूवल नहीं चाहिए। किसके अप्रूवल से काम बन जाएगा? बोर्ड के अप्रूवल से काम बन जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या है? वी नीड टू पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन, पास अ बोर्ड रेजोल्यूशन। दूसरा इंटीमेशन देना है आरओसी को। क्या देना है? प्लस वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। आपको एक फॉर्म फाइल करना है INC 22, दैट इज चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। और इसमें कोई MOA को चेंज तो ये तो आपका सीधा सीधा हुआ विद इन द सेम लोकल लिमिट्स। दूसरा आता है कि आप आउटसाइड द लोकल लिमिट जा रहे हो, लेकिन स्टेट फिर भी वो तो देना ही पड़ेगा। मतलब वो तो आपकी जिम्मेदारी, जैसे बैंक्स को बताना पड़ेगा, अथॉरिटीज को बताना पड़ेगा, तो इंटीमेशन वो तो हर केस में, चारों केसेस में बताना है, ठीक है। मेंबर्स को, क्रेडिटर्स को, सबको बताना है। और नहीं भी बताओगे, अगर नहीं भी बताते फॉर एन एग्जांपल, तो आपका MCA के ऊपर मास्टर डेटा तो है ही है, कोई भी चेक कर लेगा। आपको अपना लेटर हेड बदलना पड़ेगा, साइन बोर्ड बदलने पड़ेंगे, जगह जगह पे चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर है चेंज आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी सिटी। टाउन और विलेज। यहां पर वो बोलता है कि सर अब आपको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। क्या पास करना पड़ेगा? एक क्वेश्चन पूछूं, ये सेक्शन 13 में क्यों नहीं है? हाँ, आगे ना बात समझ में आ गई ना सर। ये MOA ऑल्ट्रेशन थोड़ी है। अगर ये MOA ऑल्ट्रेशन होता तो सेक्शन 13 में होता, लेकिन क्योंकि ये MOA ऑल्ट्रेशन के अलावा कुछ है, तो इसलिए किसी दूसरे सेक्शन में। हमने याद है ना, अभी पढ़ा था कि सर MOA ऑल्टर करना है तो SR पास करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो MOA ऑल्टर नहीं हो रहा है, ये तो कुछ और है, इसीलिए यहाँ पर भी अलग से लिखना पड़ेगा कि SR पास करना पड़ेगा। दूसरी बात,
हमने बोला कि सर ये जो एसआर है इसकी कॉपी आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, ये स्पेशल रेजोल्यूशन याद रखना, इन केस कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पास रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट, तो फिर पोस्टल बैलेट करवाना पड़ेगा। क्या मतलब? देखो एसआर ना दो तरीके से पास हो सकता है। एक तो है कि सर आप मीटिंग करवाओ, मीटिंग में मेंबर्स आएंगे, वहीं पे पास हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि सर अच्छा मीटिंग में, सुनो ना, मीटिंग के अंदर जो ये मेंबर्स आते हैं, रेजोल्यूशन पास होता है, क्या हर कोई मीटिंग में आ सकता है? सर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू अटेंड दैट मीटिंग। कई लोग नहीं आ सकते, किसी एंगेजमेंट्स की वजह से, किसी भी रीजन से नहीं आ सकते मीटिंग के अंदर। उसके पास इतने सब्सटैंशियल शेयर्स ही नहीं हो गए, मैं इतना पैसा खर्च के जाऊं, मीटिंग अटेंड करूं, इतना तो मेरे पास शेयर ही नहीं है, इतना तो मुझको डिविडेंड नहीं आता, मैं क्यों जाऊं, मेरे पास इतनी वोटिंग राइट ही नहीं है, छोड़ परे। तो क्या होता है, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो उनको हम चाहते हैं दैट मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। दीदी सो रही हो आप? सो रही हो? सो रही हो? अच्छा, मैंने कहा सो रही हो, कहती है। वैसे क्लास में चुपके सोने का मजा ही अलग है, नहीं? टीचर देख के भी, हमारे को पता क्या, मैं जब स्कूल में था ना तो ऐसे सोता था, मुंह नीचे करके ना, अब पेन हिल रहा है ना, कुछ पढ़ रहा है नीचे शायद, पर जगह हुआ है। तो इतनी हैबिट थी सोने की क्लास में, आगे आगे भी बैठ के सो जा रहे थे। चलो, मैं क्या बोल रहा था? पोस्टल बैलेट। मैंने कहा कि सर मेंबर्स, हम चाहते हैं ज्यादा मेंबर्स पार्टिसिपेट करें, क्योंकि देखो ज्यादा मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे तभी फेयर डिसीजन होगा ना। आप सोचो मेरे पास 1000 मेंबर्स हैं, मीटिंग के अंदर 100 ही मेंबर्स आए, अब डिसीजन जिसने लिया वो तो 100 लोग हैं। अब 100 लोगों ने जो डिसीजन लिया, वो 900 लोग जो नहीं आए उनके ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया, मानना तो उनको भी पड़ेगा ना। हमने तो बुलाया था, तुम क्यों नहीं आए? आते। अब वो 900 बंदा कह रहा है कि सर क्या नॉनसेंस है, अब आपने कहां पे मीटिंग रखी, इतनी दूर जाके कौन जाता वहां मीटिंग अटेंड करने। अगर मैं पोस्टल बैलेट का मतलब है कि मैं आपको चिट्ठी डाल दूं कि ये रेजोल्यूशन हम पास कर रहे हैं, आप यस है या नो है साइन करके वापिस दे दो। तो मेरे को लगता है पोस्ट करने वाला ये जो वाला जो काम है शायद ज्यादा लोग कर सकते हैं। मीटिंग में आने से तो ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और आजकल तो पोस्टल बैलेट भी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, माने मैं आपको एक आईडी पासवर्ड दूंगा, आप अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो और आपका वो आ जाएगा रेजोल्यूशन। वो रेजोल्यूशन को पढ़ो, यस या नो करके सबमिट कर दो, हो गया। कुछ पोस्ट करने की भी जरूरत नहीं। पहले तो था ना पोस्ट लेटर बॉक्स ढूंढना है कहाँ है जाकर, या फिर जाओ पोस्ट ऑफिस जाओ, वहां जाके लेके आओ चिट्ठी। अब तो वो स्यापा भी खत्म, अब तो ऑनलाइन हो गया। लैपटॉप खोलो, रात को 3 बजे बैठ के अपना वोट कर दो आराम से। ये तो इजी है, ये तो आसान है। इससे क्या होगा, ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी। तो ज्यादा पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए हमने बोला कि जो इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है वो कैसे पास करना, पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करना। तो अगर आपकी कंपनी, अच्छा हर कंपनी को पोस्टल बैलेट नहीं करना, ऐसी कंपनी जिसमें 200 या उससे ज्यादा मेंबर्स हैं उनको पोस्टल बैलेट करना है। तो याद रखना यहाँ पे इनको पोस्टल बैलेट, अगर आप पोस्टल बैलेट के लिए राइज हो तो ये रेजोल्यूशन आपको पोस्टल बैलेट से पास करना है, और अगर नहीं आपको तो फिर नॉर्मल मीटिंग में कर लेना। फिर हमने बोला कि सर इस केस में यू नीड टू गिव कॉपी ऑफ SR to
कॉपी ऑफ SR2, इनफॉर्म MGT बोलते नहीं 14, और एक वो INC 22, दैट इज चेंज ऑफ रजिस्टर ऑफ। गॉट इट? चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हम आज इतना ही करते हैं, लेट इट बी, देखते हैं बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।